सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है। ये है वीडियो एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10 के जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया या मास मीडिया एंड हिस्ट्री। क्योंकि यहाँ पे मुझसे गलती हुई थी, ये मैंने थंबनेल में मैंने ऐसा नहीं रखा है, मैंने थंबनेल में आपके लिए फिक्स कर दिया है कि शुरू करते हैं कि हमने इसमें न्यूज़पेपर्स जो है वो हमने देख लेंगे कि मास मीडिया क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया। न्यूज़पेपर्स क्या है ये भी मैंने आपको समझाया। आगे हम देखेंगे डिजिटल जर्नलिज्म के बारे में। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे लगता है मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाना था पर वो रह गया। मैंने आपको टाउन क्रायर क्या होता है मैंने आपको बताया, आपके इंट्रोडक्शन में था कि पहले न्यूज़ कैसे फैलती थी। मास मीडिया मैंने आपको बताया था, जब एक बड़े ग्रुप ऑफ लोगों तक, आपको एक बहुत बड़े झुंड है लोगों का, अगर उन तक आपको कोई बात पहुंचानी है तो किस माध्यम से पहुंचाएंगे, तो उस माध्यम को हम कहते हैं मास मीडिया। इसमें बहुत वैरायटी होती है, जैसे कि एक होती है प्रिंटेड मीडिया, एक होती है ब्रॉडकास्टेड मीडिया, एक होती है आउटडोर मीडिया, और एक है डिजिटल मीडिया जो आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि तो प्रिंट मतलब जो जिसके भी हम एक पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं प्रिंट मीडिया। इसमें क्या आता है, न्यूज़पेपर्स, अखबार, इसके बारे में हमने पढ़ा। मैगजीन्स, दो तीन मैगजीन्स के नाम थे वो भी मैंने आपको बताया। उसके अलावा बुक्स और जर्नल्स हैं, आर्टिकल्स हैं जो पब्लिश किए जाते हैं, पेपर पे प्रिंट होते हैं कि वो कराते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रिंट मीडिया। आप किताब खरीद सकते हो और आप उसको पढ़ सकते हो, और वो कम्युनिकेशन का ही एक माध्यम है कि जिसने भी न्यूज़पेपर एडिटर्स ने न्यूज़पेपर्स पब्लिश की तो आपको देश भर की खबरें, दुनिया की खबरें पता चल गई, कि अपने शहर की न्यूज़ के बारे में पता चल गया कि तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना न्यूज़पेपर का काम था, वो काम न्यूज़पेपर ने कर लिया आपने जब न्यूज़पेपर पढ़ ली तो। फिर ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट मतलब जिन्हें ब्रॉड बेसिकली जिस तरह ये डिलीवर होते हैं ना, वो नाम है कि प्रिंट, मतलब जो प्रिंट किया जाता है। ब्रॉडकास्ट जैसे ब्रॉडकास्ट किया जाए जैसे कि टेलीविजन पे या किसी रेडियो पे, और मूवीज, थिएटर में मूवीज ब्रॉडकास्ट होती हैं, रेडियो पर एफएम रेडियोस वगैरह होते हैं, हमारे पास रेडियो चैनल्स होते हैं कि, और टेलीविजन पे हमारे पास न्यूज़ चैनल्स होते हैं, तो ये ब्रॉडकास्टेड मीडिया है कि। आउटडोर, आप घर से बाहर निकलो, आपको रास्ते पे बैनर दिख जाएगा, आपको किसी न किसी बिल्डर की, किसी न किसी चीज की, किसी कंपनी की बड़ी सी एडवर्टाइजमेंट, बड़ा सा बैनर आपको दिख जाएगा। पोस्टर्स आपके घर के बाहर दीवारों पर, हमारे इंडिया में तो बहुत कॉमनली पोस्टर्स दिख जाते हैं, बैनर्स दिख जाते हैं, और बिलबोर्ड दिख जाते हैं कि बिलबोर्ड होता है हाईवे पे, आप देखो जाते हो तो बड़ा सा आपको बिलबोर्ड दिखेगा कि रास्तों पर लगा होता है। फिर हमारे न्यू एज में क्या क्या हमारे पास मीडियम्स हैं कि मास कम्युनिकेशन के, सोशल मीडिया एप्स हैं, यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे पास हमारा यूट्यूब है, वीडियो प्लेटफॉर्म है कि मैं आपसे बात कर सकती हूँ। बहुत महाराष्ट्र में जितने भी टेंथ के स्टूडेंट्स होंगे, टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, बोर्ड एग्जाम्स दे रहे होंगे, मैं उनसे बात कर सकती हूँ। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया। वेबसाइट से आप वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो, आप अपने महाराष्ट्र बोर्ड की वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हो कि अगर आपको कुछ जानना है, आपको टाइम टेबल जानना है, एग्जाम रिजल्ट्स देखनी है, तो आपके पास महाराष्ट्र बोर्ड की वेबसाइट्स हैं कि ई बुक्स हैं, किताबें हैं, जैसे कि मेरा ये टेक्स्ट बुक है कि ये मेरा ई बुक है कि। फिर पॉडकास्ट है, आजकल तो बहुत कॉमन है, यूट्यूब पे चलते हैं, ऑडियो स्ट्रीमिंग एप्स पे चलते हैं कि, हमारे पास स्पॉटिफाई वगैरह पे चलते हैं कि। फिर देखो जैसे डिजिटल मास मीडिया, मासेस तक पहुंचाने का डिजिटल माध्यम क्या है, ये सारे आपके एप्लीकेशंस हो गए सोशल मीडिया के। फिर ब्रॉडकास्ट मीडिया, जैसे मैंने कहा टीवी है, रेडियो है, पॉडकास्ट है, हमारे ब्रॉडकास्ट मीडिया में आते हैं। प्रिंट मीडिया में यहाँ पे हमारे पास किताबें हैं, तस्वीरें हैं, न्यूज़पेपर्स हैं के। आउटडोर मीडिया में देख सकते हो यहाँ पे ये बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, बिलबोर्ड कह सकते हो इसको। ऐसे ही हमारे रास्ते पे हमें बैनर्स दिख जाते हैं, तो ये भी एक माध्यम है कि इसका। तो ये सब हमने डिटेल्स कर ली थी। न्यूज़पेपर समझ लिया, न्यूज़पेपर का प्रीकर्सर समझ लिया, फर्स्ट न्यूज़पेपर, फर्स्ट इंग्लिश और मराठी न्यूज़पेपर कौन सी थी ये आपको पता है कि। उसके बाद हमारी आखिरी मराठी न्यूज़पेपर्स। और न्यूज़पेपर फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है, ये भी मैंने आपको कुछ रीजंस यहाँ पर दिए हैं कि, तो आप चाहें तो इसको आप नोट करके रख सकते हैं। ये मैंने आपसे कहा था स्क्रीनशॉट करने के लिए। अदरवाइज भी अगर आपने नहीं किया है कोई बात नहीं, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर मैं ये पीडीएफ डालने वाली हूँ कि। फिर शुरू करते हैं डिजिटल जर्नलिज्म। डिजिटल जर्नलिज्म जो आपका अगला पार्ट है। 21st सेंचुरी में हम लोग न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया से आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं कि आज न्यूज़पेपर भी ई न्यूज़पेपर हो चुकी है कि। सो डिजिटल जर्नलिज्म क्या है कि कहाँ से शुरू हुआ, आज तो हम लोग सोशल मीडिया में पहुंच गए, पर शुरू कहाँ से हुआ, रेडियो और टीवी की इन्वेंशन से, और उसके बाद मोबाइल फोन्स की इन्वेंशन से। फिर मोबाइल फोन्स की इन्वेंशन के आगे हम लोग बढ़ते गए तो हमारे पास सोशल मीडिया एप्स आए, हमारे पास यूट्यूब आया, हमारे पास ई न्यूज़पेपर्स आए। पर शुरुआत कैसे हुई थी, रेडियो से। तो जर्नलिज्म कैसे मूव हुआ, न्यूज़पेपर से हम लोग न्यूज़पेपर में प्रिंट होने के बाद फिर जब रेडियो का इन्वेंशन हुआ
तो रेडियो जॉकीज आरजे जो थे वो रेडियो पर न्यूज अनाउंस करते थे। जैसे मुझे याद है कि हमारी एक प्राइम मिनिस्टर थी, हमारी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी, जब उनकी डेथ हुई थी ना तो उनकी न्यूज़ रेडियो पर ब्रॉडकास्ट की जा रही थी। और मुझे याद है कि मेरी फैमिली में कई लोग बताते हैं कि हमने रेडियो पे सुना था कि वो उनकी डेथ हो गई है कि। तो ऐसा धीरे धीरे हुआ था। पहले अगर होता कि न्यूज़पेपर वाला टाइम होता तो वो अगले दिन न्यूज़पेपर में छप के बात आई होती, बट क्योंकि हम इतना इवॉल्व कर गए, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, तो उन्हें तुरंत पता चल गया, लोगों को तुरंत पता चल गया कि ये ऐसा हुआ है कि। तो न्यूज़पेपर से रेडियो, रेडियो से टेलीविजन, टेलीविजन से आज सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पर हम आ चुके हैं कि लाइव न्यूज़ चैनल्स हैं, जर्नल्स और मैगजीन्स हमारे पास हमें अपने डिवाइस पर एक क्लिक पे मिल जाते हैं। आप लोगों ने ये वीडियो क्या इसके लिए क्या किया होगा, एक अपना मोबाइल खोला होगा, एक अपना यूट्यूब खोला और उस पर आपने ये वीडियो क्लिक किया। बट ये एक एकदम ऐसे अचानक से थोड़ी ना हम लोग न्यूज़पेपर से सोशल मीडिया पर पहुंच गए, धीरे धीरे पहुंचे ना। जैसे मैंने कहा, न्यूज़पेपर से रेडियो तक पहुंचे, रेडियो से टीवी तक, और फिर टीवी से मोबाइल तक। तो इसको समझते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में आपको क्या क्या समझना जरूरी है वो आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म, दे दीज आर अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल फॉर्म्स। ये अल्ट्रा मॉडर्न तरीके के पीरियोडिकल्स या न्यूज़पेपर्स हैं कि पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म। तो वो प्रिंट जर्नलिज्म था, ये डिजिटल जर्नलिज्म है। हिस्ट्री इज अ प्राइम सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस पीरियोडिकल्स एज वेल। हिस्ट्री रिलेटेड भी आपको बहुत सारी डिटेल्स आपको इन पीरियोडिकल्स में मिलती हैं। न्यूज़पेपर्स कई बार ऑन दिस डे पब्लिश करते हैं, ऑन दिस डे 100 years अगो, ऑन दिस डे 50 years अगो। तो इसी तारीख पर 50 साल पहले क्या हुआ, 100 साल पहले क्या हुआ, ये पीरियोडिकल्स में अक्सर पब्लिश होता है। तो वो क्या है, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पीरियोडिकल्स के लिए भी, न्यूज़पेपर्स के लिए भी। वेबसाइट, न्यूज़ पोर्टल, सोशल मीडिया चैनल्स, वेब चैनल्स, यूट्यूब वगैरह हिस्ट्री पे कंटेंट बनाते हैं जो ऑडियंस पढ़ सकती है, देख सकती है। तो रेडियो की बात करें, यहाँ पे आपको रेडियो अचानक से शुरू कर दिया कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी वगैरह के बारे में, पर एक धीरे धीरे समझते हैं कि आपको अचानक से बीच में से शुरू कर दिया, पर आप आराम से समझिए कि कैसे शुरू हुआ। 1921 में पहला रेडियो प्रोग्राम इंडिया में शुरू हुआ था, ब्रॉडकास्ट हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि न्यूज़पेपर है, उन्होंने ही पहला प्रोग्राम रेडियो का शुरू किया था बॉम्बे से 1921 में। और उसके बाद दो प्राइवेट कंपनीज थी जिन्होंने मिलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनाई, जो एक बॉम्बे स्टेशन ऑपरेट करते थे और एक कलकत्ता स्टेशन ऑपरेट करते थे। साल था 1927। लेकिन 1930 तक यानी 3 साल में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का दिवाला निकलने लगा, बैंकरप्ट होने लगी। तो गवर्नमेंट कौन सी थी 1930 में, अंग्रेजों की गवर्नमेंट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कंपनी ली और इसको रीब्रांड किया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लेबर। आजकल तो रेडियो टीवी वगैरह ये इंफॉर्मेशन का मिनिस्ट्री के अंदर जाता है कि, बट उस वक्त ये डिपार्टमेंट था इंडस्ट्रीज एंड लेबर का। क्या क्या क्रिएट किया, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को बना दिया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। तो थोड़ा सा ही डिफरेंट है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग से इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। तो कंपनी से सर्विस बन गया। फिर 1936 में 6 साल के बाद यही इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को रीनेम किया गया ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो को 1957 में फिर रीब्रांड करके नाम दिया गया आकाशवाणी, जिसको आपने शायद पता नहीं कभी सुना होगा, किसी पुरानी मूवी वगैरह में लोग रेडियोस रखते हैं कि, तो उसमें आता है कि ये है आकाशवाणी का चैनल या वेव माइक। तो आकाशवाणी पहले होती थी आईएसबीएस इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, फिर वो हो गई ऑल इंडिया रेडियो, और फिर उसको नाम दिया गया आकाशवाणी। ये नाम कैसे आया, एक पोएट ने सजेस्ट किया था। आकाशवाणी मतलब आवाज जो आकाश से आती है, स्काई से आती है कि। उसी वक्त 1957 में जब इसका नाम आकाशवाणी रखा गया ना, तब एक विविध भारती सर्विस शुरू की गई, जिसपे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, फिल्म के गाने, उस गाने के पीछे के बारे में डिटेल्स सुनाई जाती थी। आज भी आप अगर गाड़ी में कभी जाओगे, रेडियो चलाते हो, तो आरजे बताता है कि ये जो सॉन्ग है इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, सिंगर ने ऐसा किया, ये हो रहा था। तो पूरा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है कि। तो वो विविध भारती प्रोग्राम शुरू हुआ था जब आकाशवाणी शुरू बनाया गया रेडियो को। तो ऑल इंडिया रेडियो को जब आकाशवाणी कहा गया, तो ये विविध भारती प्रोग्राम भी शुरू किया गया। और फिर 67 में इंट्रोडक्शन ऑफ एफएम ब्रॉडकास्टिंग।
तो एफएम ब्रॉडकास्टिंग कब शुरू हुई थी? 1667 में। ऑल इंडिया रेडियो इतना पॉपुलर क्यों होने लगा? क्यों लोगों के बीच में प्रसिद्धता बढ़ती गई इसकी? क्योंकि एजुकेशन रिलेटेड इस पे प्रोग्राम्स आते थे, जैसे कि कृषि दर्शन नाम का, जो लोगों को लिटरेसी कैंपेन्स चलाए जाते थे, लोगों तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जाए। अब हर कोई स्कूल जाके महंगी एजुकेशन या लंदन जाके पढ़ना तो नहीं अफोर्ड कर सकता, बट बेसिक एजुकेशन लोगों तक पहुंचाई जाए। फिर हमारा देश क्योंकि एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंड करता है, तो फार्मर्स की इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए उनको, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में उनको बताने के लिए, क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या दुनिया में नया चल रहा है फार्मिंग में, वो उन तक पहुंचाने के लिए कृषि दर्शन शुरू किया गया। फिर म्यूजिक लैंग्वेज प्रोग्राम, ड्रामा वगैरह भी इन चैनल्स पे प्ले होते थे, इन रेडियो चैनल्स पे। फिर न्यूज़ भी पहुंचाई जाती थी, जैसे मैंने कहा नेशनल न्यूज़ थी। हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर की डेथ भी। हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में आरजे डिस्क्राइब किया करते थे, पार्लियामेंट में क्या चल रहा है इसके बारे में ब्रॉडकास्ट हुआ करता था। सो बेसिकली 1980s तक तो रेडियो एक इंफॉर्मेशन का भी सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम बन चुका था, और एंटरटेनमेंट का भी, सब मनोरंजन भी है और न्यूज़ भी है। कि न्यूज़पेपर यूजुअली क्या थी, न्यूज़पेपर थी ना, वो बहुत ही फोकस थी सिर्फ न्यूज़ बताने पर। लेकिन रेडियो ने ना एक नया सैलाब लाया, एक नया वेव लाया, कि वो सिर्फ न्यूज़ नहीं बताते हैं, उसके साथ साथ वो लोगों का मनोरंजन भी करते हैं। कि और इसीलिए 1980s में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था। वो उस टाइम का टिकटॉक और उस टाइम का इंस्टाग्राम रील था हमारे उस जनरेशन के लिए। फिर टेलीविजन पे आने से पहले देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक ने क्या बताया। यही बताया है, एक प्राइवेट रेडियो कंपनी, दो प्राइवेट कंपनीज थी मैंने आपको बताया। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जिन्होंने शुरू की, फर्स्ट वन टू ब्रॉडकास्ट डेली प्रोग्राम्स। लेटर द सेम कंपनी वॉज टेकन बाय ब्रिटिश, ये भी मैंने आपको बताया। 1927 में कंपनी शुरू हुई थी, 1930s तक बैंकरप्ट होने लगी, दिवालिया होने लगी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया और क्या नया नाम दिया, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। ऑन 8 जून 1936, किस दिन, 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस आईएसबीएस का नाम कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ आईबी, मैंने आपको बताया ना कि पहले क्या था मिनिस्ट्री, क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रीज था। जब जब गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ली थी, तब वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लेबर के अंडर आता था। लेकिन अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद रेडियो को, या जो ये गवर्नमेंट ऑक्यूपाइड रेडियो सर्विस थी ना, ऑल इंडिया रेडियो, वो आती थी मिनिस्ट्री ऑफ आईबी के अंडर। सो इनिशियली इट ब्रॉडकास्टेड गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स चलते थे, क्योंकि गवर्नमेंट अक्वायर्ड है, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताया जाता था। उसके बाद उसका नाम आकाशवाणी रखा गया, किसने, पंडित नरेंद्र शर्मा, इन्होंने सजेस्ट किया कि इसका नाम आकाशवाणी रखो। आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट वेरियस एंटरटेनमेंट अवेयरनेस, मैंने आपको कहा, गवर्नमेंट पॉलिसीज, नई फार्मिंग रिलेटेड, फॉर फार्मर्स, वर्कर्स, यूथ, वुमेन, लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए, एजुकेट करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए ये क्रिएट किया गया था अलग अलग चैनल्स। उसके अलावा एंटरटेनमेंट रिलेटेड चैनल्स भी। विविध भारती प्रोग्राम मैंने आपको बताया 24 लैंग्वेजेस में ये ब्रॉडकास्ट होता था, 146 डायलेक्ट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज। सो एक 146 डायलेक्ट्स, 24 रीजनल लैंग्वेजेस, जिसमें विविध भारती प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जाता था। लेटली वेरियस न्यू चैनल्स, तो मैंने जैसे कहा कि लेट 1960s में एफएम रेडियो शुरू किया गया, तो उसमें कई सारे चैनल्स बने, जैसे रेडियो मिर्ची, आज तो बहुत फेमस है कि रेडियो मिर्ची चैनल। फिर हमारे पास टेलीविजन है, द दिल्ली, चलो यहाँ से नहीं शुरू करते बेसिक, यहाँ पे भी हम टेलीविजन का बेसिक ही शुरू करते हैं कि 1959 सितंबर 15, हम लोग भी अभी सितंबर में चल रहे हैं, ये भी सितंबर में हुआ था 15 तारीख को। 1959 में एक्सपेरिमेंट के तौर पर दिल्ली में टेलीकास्ट किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो ने ही ये काम किया था। कि तो आपको पता होगा ना, ऑल इंडिया रेडियो 1936 में ये ऑल इंडिया रेडियो बन चुका था। तो उसी ऑल इंडिया रेडियो ने, उसी गवर्नमेंट कंपनी ने 1959 में भी टेलीविजन लाया था, विद सपोर्ट फ्रॉम यूनेस्को एंड इक्विपमेंट फ्रॉम यूएसए। कहाँ से आए थे? यूएसए से आए थे। यूनेस्को ने सपोर्ट किया, टीवी को आप लोग शुरू करिए, टीवी टेलीविजन का इन्वेंशन हुआ है, आप लोग अपने देश में शुरू करिए।
लिमिटेड थी, एजुकेशनल चीज़ों के बारे में बताते थे, कम्युनिटी के डेवलपमेंट रिलेटेड, समाज सुधार वगैरह रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, जैसे मैंने कहा रेडियो पर था वैसे ही टेलीविजन पर था। ब्रॉडकास्ट कुछ घंटों के लिए हुआ करता था हर हफ्ते। आज तो नॉन स्टॉप टीवी पर कुछ ना कुछ ब्रॉडकास्ट होता ही रहता है, लेकिन उस वक्त था हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे टीवी पर ब्रॉडकास्ट आता था, और अदरवाइज टीवी पे कुछ नहीं ब्रॉडकास्ट होता, बंद रहती थी। 1965 में डेली ट्रांसमिशन शुरू हुआ, ऑल इंडिया रेडियो नहीं किया था ये। फिर प्रोग्राम्स एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पढ़ाने लिखाने के लिए, हेल्थ रिलेटेड बातों के बारे में बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम्स चलते थे। आजकल जैसे चलता है वैसा नहीं था उस वक्त टीवी एंटरटेनमेंट के लिए, मोस्टली एजुकेशन रिलेटेड था। फिर 76 में ऑल इंडिया रेडियो और टेलीविजन, टेलीविजन और रेडियो दोनों को अलग किया गया। पहले कैसे चल रहा था 76 तक, ऑलमोस्ट 59 से 76 तक कैसे चल रहा था, करीबन 20 साल, कि ऑल इंडिया रेडियो ही था जो रेडियो ब्रॉडकास्ट भी चलाता था और टीवी पे ब्रॉडकास्ट भी चलाता था। लेकिन फिर इन्हें अलग किया गया, ऑल इंडिया रेडियो अलग, दूरदर्शन अलग, एक इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपांड होने लगी दूरदर्शन, इंट्रोड्यूस किया एंटरटेनमेंट, इंट्रोड्यूस हुआ कल्चरल प्रोग्राम्स, डांस, म्यूजिक वगैरह। इन्होंने एजुकेशन कंटेंट के साथ साथ, एजुकेशनल कंटेंट के साथ साथ इन्होंने मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम ये सब भी चलाए। लैंडमार्क ईयर कौन सा था, 1982 था, क्योंकि दिल्ली में एशियन गेम्स हो रहे थे, इसीलिए इंडिया में टीवी में पहले होती थी ब्लैक एंड व्हाइट, अब इंट्रोड्यूस की गई कलर टीवी। नेशनल टेलीकास्ट शुरू हुए, नेशनल न्यूज चैनल शुरू हुई, दूरदर्शन के बहुत सारे, दूरदर्शन रीजनल है, अलग अलग, हर रीजन का अपना दूरदर्शन है, दूरदर्शन मराठी, बंगाली, गुजराती, जो उस लैंग्वेज में टेलीकास्ट करते हैं, कि आज भी करते हैं। फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए 80s में बहुत फेमस था, कि ये सब बुनियाद, रामायण, महाभारत, मालगुडी डेज, हम लोग, ये सब सीरियल्स थे जो 1980s में चले। रामायण और महाभारत आप लोगों ने शायद क्या कहते हैं अपने कोविड में देखी होगी, फिर से टेलीकास्ट की गई थी। तो वो उस वक्त मोनोपोली ब्रॉडकास्टर थे, मतलब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ टीवी पर दूरदर्शन ही एग्जिस्ट करता था, क्योंकि उस वक्त टीवी और रेडियो पे गवर्नमेंट मोनोपोली थी, सिर्फ गवर्नमेंट ही टेलीकास्ट करती थी के। 1991 में ना एक पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसके चलते ना ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी थी। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के चलते ना कई सारे सैटेलाइट्स और केबल टेलीविजन की क्रिएशन भी इंडिया में शुरू हुई के। फॉरेन चैनल्स, क्योंकि पहले क्या था, एलपीजी इंट्रोड्यूस होने से पहले क्या था, कि सिर्फ इंडिया कि गवर्नमेंट जो ब्रॉडकास्ट करेगी सिर्फ वही ब्रॉडकास्ट होता था। लेकिन फिर जब ग्लोबलाइजेशन शुरू किया, भाई हम दुनिया भर की चीजों को अपने देश में लाएंगे, ताकि किसी की भी मोनोपोली ना हो, बल्कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, ज्यादा ज्यादा चॉइसेस मिले, तो उन्होंने उसके चलते टेलीविजन में भी चेंज हुआ। सिर्फ टेलीविजन पे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलने के साथ साथ फॉरेन चैनल्स ने भी अपना चैनल शुरू किया इंडिया में। MTV, CNN, स्टार प्लस, इवन BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जो पहले, वो भी पहले रेडियो ब्रॉडकास्ट करते थे, फिर टीवी ब्रॉडकास्ट करने लगे। आज BBC न्यूज़ बहुत ही फेमस है के। फिर टीवी मूव बियॉन्ड गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल के आगे बढ़ गए, क्यों, क्योंकि फॉरेन चैनल्स इंडिया में इंट्रोड्यूस होने लगे, लोगों को बहुत चॉइसेस मिलने लगी। जैसे मैंने कहा, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही था कि हम सिर्फ इंडिया में बनने वाली चीजें ही इंडियंस को नहीं मिलेंगी, दुनिया भर में जो चीजें बनती है ना, उनमें से आप चूज कर सकते हो कि वो इंडिया में मिलेंगी आपको। और ऐसा ही टीवी के साथ भी हुआ, कि टीवी पर आपको सिर्फ वही चैनल नहीं मिलेंगे जो गवर्नमेंट दिखाती है, फॉरेन चैनल्स भी आपको मिलेंगे। तो एंटरटेनमेंट में, मनोरंजन में, म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में, न्यूज में हमें दुनिया भर से चॉइस मिलने लगी। प्राइवेट न्यूज चैनल शुरू हुए, जो कि दूरदर्शन की न्यूज लाइन, जैसे मैंने कहा दूरदर्शन की न्यूज लाइन एक मराठी लैंग्वेज में न्यूज लाइन चलती है, आज एक बंगाली लैंग्वेज में चलती है, फिर गुजराती में भी है, ओडिशी में भी है, हर लैंग्वेज में उनकी एक न्यूज लाइन चलती है के। फिर उसके अलावा एंटरटेनमेंट लाइन चलती है, जिसपे ये सीरियल्स चलाए जाते थे। तो सिर्फ दूरदर्शन होता था, पर अलग अलग चैनल उन्हीं के होते थे। अब उन्हें टक्कर देने के लिए ये प्राइवेट न्यूज चैनल भी आ गए। तो ये तो हो गया हमारा टेलीविजन पूरा। तो यही है दिल्ली दूरदर्शन सेंटर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंट्रोड्यूस किया, इनॉग्रेट किया था कि दिल्ली दूरदर्शन सेंटर, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर।
Indian president. Doordarshan's Mumbai Center began to telecast its program on 1st May 1972. तो मैंने आपको बताया 1972 में ये अलग हुआ रेडियो से। यहाँ पे मैंने आई थिंक 1976 लिखा है गलती से, पर 1972 था। तो 1 मई 1972, 1 मई महाराष्ट्र डे भी होता है, कि आप लोगों को याद रहेगा। कलर टेलीविजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त को 1982 में। जैसे मैंने कहा 1 मई महाराष्ट्र डे, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। इन्हीं इन्हीं 2 दिनों पर एक हुआ था, दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी, फिर कलर टीवी की शुरुआत हुई थी। 10 साल के डिफरेंस में, 72 और 82। In 1991, the Indian government granted permission to private national and international channels. So 1991 मैंने आपको कहा ग्लोबलाइजेशन की इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसके चलते इंडिया को ओपन किया गया दुनिया के लिए। आप आइए अपने चैनल्स शुरू करिए, नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स जो इंडिया में टेलीकास्ट होंगे। So it became possible for Indians to watch international events on TV. आप बीबीसी न्यूज उठा के देखो तो आपको ब्रिटेन में क्या हो रहा है ये पता चलेगा। आप अल जजीरा जैसे न्यूज चैनल्स देख सकते हो। उसके बाद बहुत सारे और अलग अलग देशों के न्यूज चैनल्स इंडिया की लोकल टीवी केबल पे चलते हैं के। तो ये हमें कब मिला? 1991 में, जब इंडिया को ओपन किया गया, बाकी की दुनिया को इनवाइट किया गया कि आप आइए अपना प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हमारे मार्केट में। तो यहीं तक था आपका जर्नलिज्म। एक था आपका प्रिंट जर्नलिज्म, न्यूज़पेपर्स, दूसरा था आपका डिजिटल जर्नलिज्म, जिसमें हमने क्या देखा? टीवी और रेडियो। तो ये हो गया हमारा आपका जर्नलिज्म वाला पार्ट खत्म। मास मीडिया के आपको 3 चीजों के बारे में, 4 चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया गया। न्यूज़पेपर और मैगजीन, रेडियो और टीवी। आपसे एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा। हालांकि जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए उस हिसाब से तो हमारे पास बहुत सारे माध्यम है। और डिजिटल मीडिया की बात करें तो अभी तो हमने सोशल मीडिया डिस्कस भी नहीं किया है, पर अभी वो आपके लेवल के लिए नहीं है। कि आपको ओवर द टाइम आने वाले कुछ सालों में, अगर आप डिग्री कॉलेज में, या अगर आप मास मीडिया को लेते हो, मास कम्युनिकेशन को लेते हो के, तो आपको ये सब और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। पर हिस्ट्री के हिसाब से अगर हमें पढ़ना है इंडिया की हिस्ट्री में, तो हम कंटेम्प्ररी टाइम देख रहे हैं। कि मतलब मॉडर्न टाइम और कंटेम्प्ररी टाइम, मतलब अंग्रेजों के आने से लेकर इंडिया के आज़ाद होने तक की हिस्ट्री में हिस्ट्री का पार्ट कवर करें। तो हम मास मीडिया की हिस्ट्री भी उन्हीं सालों में कर रहे हैं, कि अंग्रेजों के आने से 1700 से लेके हमारे 1947, 1950s, 2000 तक की। तो जो सोशल मीडिया एज है वो तो 2000 के बाद की है, कि तो वो इसमें आपके लिए अभी नहीं कवर की गई है। तो हमने 2 पार्ट्स कर लिए। अब हमारा तीसरा पार्ट है कि वाई डू वी नीड मास मीडिया। हमें मास मीडिया की जरूरत क्यों है? वी नीड मास मीडिया टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। समाज के हर स्तर पर बिल्कुल फ्रीली इंफॉर्मेशन पास होती है। कि क्यों? मास मीडिया की वजह से। 2-3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए में न्यूज़पेपर मिलती है, 50 रुपए में मैगजीन मिलती है, ऑलमोस्ट मुफ्त में आप सोशल मीडिया एप्स डाउनलोड करते हो। तो आपके मास मीडिया जो है, आपका मास कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, वो आपको बहुत ही इजी रेट पे मिलता है, बहुत ही इजीली आपको अवेलेबल है। कि आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हो, न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ सकते हो। तो इससे क्या होता है कि समाज के हर स्तर पर, चाहे आप दिन के करोड़ कमाते हो, चाहे आप सोसाइटी में कितने ही लोअर स्टैंडर्ड पे हो, लोअर मोस्ट से लेके हाईएस्ट मोस्ट तक हर किसी को इंफॉर्मेशन का एक्सेस है। देश में क्या हो रहा है या आप जान सकते हो, क्यों हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, क्या होना चाहिए, लोगों के बीच में कैसी भावनाएं हैं, ये सब आपको पता चल जाता है। कि editorials, various columns, supplements are essential part of newspaper. एडिटोरियल लिखे जाते हैं ताकि लोगों का क्या ओपिनियन है, लोगों की क्या राय है अपनी सरकार के चलते, देश के हालातों पर, वो एडिटोरियल्स बताते हैं। कि अलग अलग कॉलम्स इन्हीं मुद्दों पर, कि हमारे करंट इवेंट्स में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, नेशनल की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या गलत है, क्या सही है, इन पर बहुत सारे कॉलम्स लिखे जाते हैं। ये सब ना एक ज़रूरी हिस्सा है, ज़रूरी पार्ट है न्यूज़पेपर का। रीडर्स आर इंश्योर्ड ऑफ अ प्लेटफॉर्म टू वॉइस देयर ओपिनियन। न्यूज़पेपर की वजह से हमारे पास
एक श्योर प्लेटफॉर्म है, एक श्योर मंच है कि जहाँ हमारी राय जो है उसकी कदर होती है, कि उसको एक आवाज मिलती है। कि एडिटोरियल्स मैंने आपको कहा वही होते हैं कि लोगों की क्या राय है किसी बारे में, तो वो हमारी आवाज है, न्यूज़पेपर हमारी आवाज है। कि और न्यूज़पेपर कैन हेल्प इन मेकिंग द डेमोक्रेसी स्ट्रोंगर, ये तो मैंने आपको बहुत डिटेल में पिछले वीडियो में समझाया। टेलीविजन एक ऑडियो विजुअल माध्यम है, न्यूज़पेपर एक प्रिंटेड माध्यम है, कि सिर्फ आप वो प्रिंटेड है, आप उसको रीड करते हो। लेकिन टीवी, टीवी में से आपको आवाज ध्वनि भी सुनाई देती है, आपको दृश्य भी दिखाई देता है, विजुअल भी दिखाई देता है। तो वो एक एवी ऑडियो विजुअल माध्यम है। कि इट इज पॉसिबल फॉर दिस मीडियम टू क्रॉस द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की लिमिटेशन, न्यूज़पेपर की हद कहाँ पर है कि न्यूज़पेपर से आप ध्वनि नहीं सुन सकते, आवाज नहीं आती, वहां पे ज्यादा से ज्यादा आप तस्वीर देख सकते हो, उसका विजुअल एड बस उतना ही है। कि लेकिन जब टीवी पे किसी न्यूज चैनल पे न्यूज चलाई जाती है, तो आपको पूरा वीडियो दिखता है कि भाई उस हादसे में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है। आप ऑडियो से आप सुन सकते हो, आप चलते फिरते पॉडकास्ट पे न्यूज सुन सकते हो। तो टेलीविजन का तो वही फायदा है कि ऑडियो भी है, वीडियो भी है। लेकिन न्यूज़पेपर में वो नहीं है, वो न्यूज़पेपर की लिमिटेशन है। और वो इस लिमिटेशन को ना क्रॉस करती है, क्या टीवी क्रॉस करती है कि इस लिमिटेशन को, न्यूज़पेपर की और इवन रेडियो की भी। रेडियो पे भी आप सिर्फ आवाज सुन सकते हो, दृश्य नहीं देख सकते, विजुअल नहीं मिलेगा आपको वहां पे। एंड शो द एक्चुअल विजुअल्स, असल में घटना स्थल पर क्या हुआ ये आपको दिखाई दे सकता है। कि कहीं पे एक्सीडेंट होता है, ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं, पहाड़ियों पर लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो आपको एक्चुअल विजुअल दिखाई देता है। टेररिस्ट अटैक हुआ है, क्या स्केल है, कितनी गाड़ियों को डैमेज हुआ, कितनी बिल्डिंग्स टूटी, क्या डेथ टोल है, सब आपको तस्वीरों से, वीडियो के माध्यम से दिखाया जाता है, आपको वीडियो चलते हैं उस पे। So far there is no alternative to television for watching an event as it actually happened. Actually ये सच नहीं है, टेलीविजन का अल्टरनेटिव है हमारे पास यूट्यूब है। कि हमें जो न्यूज़ टीवी पे मिलती है वो हम यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। कि हमें हमारे सोशल मीडिया एप्स पे भी वही वाले वीडियोस मिल जाते हैं कि जो न्यूज़ चैनल्स चलाती हैं। कि आप देखो, जो आपके पेरेंट्स बैठ के टीवी के न्यूज़ चैनल पे देख रहे होंगे, वो आपको अपने इंस्टाग्राम पे देखने मिल जाता है। कि तो अल्टरनेटिव तो है, ये बात खैर यहाँ पे नहीं लिखी गई है, क्योंकि मैंने जैसे कहा सिर्फ 2000 तक, सोशल मीडिया के इन्वेंट आने से पहले, नई टेक्नोलॉजीज के आने से पहले, सिर्फ टीवी तक क्योंकि आपको कवर किया गया है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, कोई और विकल्प नहीं है टीवी का। बट है, टीवी का विकल्प है हमारे मोबाइल फोन्स। सो नेक्स्ट है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग मतलब जो आपको इंफॉर्मेशन मिली, आपको जैसे मिली आपने वैसे ही मान ली, नहीं, उसको पहले उसको पहले वेरीफाई करो। एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिसीव होती है किसी भी मास मीडिया के तरीके से, उसको पहले एक बार ना क्रिटिकली, एक बार बारीकी से उसको रिव्यू करो कि क्या वो इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट ट्रूथ है या नहीं है। देयर इज अ वेरी फेमस इवेंट, एक बहुत ही फेमस इवेंट है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, जो जर्मनी के प्रिंट में हुआ था। क्या हुआ था कि स्टर्न नाम की एक वीकली मैगजीन है, जिसने कुछ सो कॉल्ड, ऐसा कहा गया था कि वो कुछ डायरीज है ना जो खुद एडोल्फ हिटलर ने अपने हाथों से लिखी हैं। तो ये एक जर्मन मैगजीन के साथ क्या फ्रॉड किया गया कि उन्हें कुछ डायरीज, हैंड रिटन डायरीज बेची गई, जो जिनको कहा गया कि भाई ये डायरी जो है ना वो खुद हिटलर ने लिखी है। कि बट इस मैगजीन ने क्या किया, इसने वेरीफाई नहीं किया कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सच है या नहीं है, ये एग्जैक्ट ट्रूथ, हकीकत है या नहीं है। उन्होंने बस ऐसे ही इट सोल्ड देम टू वेरियस पब्लिकेशन कंपनीज। The diaries were verified for their authenticity and subsequently the news appeared in print. डायरी को वेरीफाई किया गया कि क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं, और फिर उसको ऑथेंटिक समझने के बाद उसको प्रिंट कर दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद पता चला, लेटर दोस डायरीज वर प्रूव्ड टू बी फॉर्ज्ड। फॉर्ज्ड मतलब वो नकली है, नकली बनाई गई है। कि
मतलब इतनी बड़ी मैगजीन कंपनी है स्टर्न, उन्होंने उन्होंने भी वो भी नहीं समझ पाए कि क्या वो डायरी ऑथेंटिक है, असली है या नहीं है। उन्होंने उन्होंने थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन चेक किया, उन्हें पता चला कि यस ये वेरीफाइड है, ये ऑथेंटिक है, ये एडोल्फ हिटलर की डायरी है, इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, इसमें जो भी लिखा है कि। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये तो असली डायरी है ही नहीं। तो ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिश होती है ना, वो कई बार चांसेस होते हैं कि वो इंफॉर्मेशन गलत होगी। तो अगला हमारे पास क्या पार्ट बचा, मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। मास मीडिया और उसमें हमारे पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, इतना आपको समझ में आ गया। मास मीडिया की जरूरत क्यों है, हमें न्यूज़ मिलती है हर लेवल ऑफ सोसाइटी को, सोसाइटी पे हर स्तर को न्यूज़ मिलती है कि ऑडियो विजुअल एड्स हैं हमारे पास। फिर उसके बाद हमने ये देख लिया कि इंफॉर्मेशन जो हमें मिले उसको वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार न्यूज़पेपर्स को भी नहीं पता चलता कि वो जो इंफॉर्मेशन प्रिंट कर रहे हैं वो सच है या नहीं है। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है कि हमारे पास मास मीडिया में, तो न्यूज़पेपर्स हैव टू फुलफिल द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रेश न्यूज़। न्यूज़पेपर्स का काम है ताज़ा खबर पहुंचाना। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू अनफोल्ड द बैकग्राउंड ऑफ एन इवेंट इन द न्यूज़। जैसे मैंने कहा, इंफॉर्मेशन पहुंचाने से पहले न्यूज़पेपर का काम है कि ये भी पता लगाओ कि क्या ये न्यूज़ सच्ची है या नहीं, उसका बैकग्राउंड क्या है कि इस एज सच टाइम्स न्यूज़पेपर्स हैव टू रिजॉर्ट टू हिस्ट्री। हिस्ट्री की जरूरत पड़ती है कि क्या ये सच में हुआ है या नहीं, उनको इतिहास में खोद के देखना पड़ता है कि क्या ये हुआ या नहीं हुआ रिपोर्ट करने से पहले। वाइल रिपोर्टिंग न्यूज इन डिटेल्स, रिपोर्टर्स ट्राई टू कंपेयर इट विद पैरेलल इवेंट्स विच हैपेंड इन द पास्ट। जब सोच के देखो, जब वर्ल्ड वॉर 2 की रिपोर्टिंग की जाती होगी तो लोग अक्सर न्यूज़पेपर्स में ना वर्ल्ड वॉर 2 को वर्ल्ड वॉर 1 से कंपेयर करते थे। यूएन के कामों को लोग अक्सर लीग ऑफ नेशन के काम से कंपेयर करते हैं कि, तो अक्सर ना जो आज हो रहा है उसको अक्सर बिल्कुल वैसे ही, ऑलमोस्ट ऐसा ही कोई इवेंट अगर पास्ट में हुआ होता है ना, तो अक्सर न्यूज़पेपर्स अक्सर टीवी रिपोर्टर्स उनको कंपेयर करते हैं कि द पास्ट इवेंट में बी प्रिंटेड इन अ सेपरेट फेम। तो कई बार न्यूज़पेपर में ना ऐसा आर्टिकल होता है, ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, तो आज की तारीख पर, इस दिन पर इतिहास में कुछ खास हुआ होता है, तो वो भी ना न्यूज़पेपर में एक छोटा सा कॉलम कई बार प्रिंट होता है कि thus reader gets access to additional information and he can get better insights about the current news। जब आप किसी इवेंट को कंपेयर करते हो बिल्कुल वैसे ही किसी पास्ट इवेंट से, आज जम्मू कश्मीर में मान लो लैंडस्लाइड हो जाए, आज अगर कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो जाए, तो हम उसको किसी पिछले टेररिस्ट अटैक से कंपेयर करते हैं, उस लैंडस्लाइड को पहले किसी कुछ साल पहले हुए किसी लैंडस्लाइड से कंपेयर करते हैं कि, तो जो रीडर है जिन्हें इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है उन्हें वो बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी ना। तो न्यूज़पेपर्स अक्सर ऐसा कॉलम प्रिंट करते हैं, मैंने कहा 50 ईयर्स अगो, 100 ईयर्स अगो वाला। तो सच कॉलम्स हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। 100 साल पुरानी, मैंने आपको कहा था कि 3 सितंबर 1925 की न्यूज़पेपर निकालो तो उस पर आप कॉलम लिख सकते हो कि भाई 1925 की न्यूज़पेपर में लिखा है कि 50 साल पहले, 100 साल पहले ऐसा हुआ था। तो ये हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अगेन ये खींच के एलोबरेट बात है वही कि इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल इवेंट्स पे हमें हिस्ट्री बताई जाती है कि न्यूज़पेपर्स पजल्स भी पब्लिश करती हैं कि जो कि हिस्ट्री पर बेस्ड होती हैं। ओकेशनली पब्लिश सप्लीमेंट्स टू रेगुलर एडिशन और स्पेशल इशूज। एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 1 इशू कमेंस्ड इन 1914। ईयर 2014 में 100 साल हुए वर्ल्ड वॉर 1 को। तो इन ऑर्डर टू बी एबल टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर सप्लीमेंट और स्पेशल इशू टू कमोमरेट, किसी खास ओकेशन को, किसी खास इवेंट को कोमेमोरेट करने के लिए उसकी याद में कई बार एक स्पेशल इशू भी पब्लिश होता है न्यूज़पेपर का। जैसे जब 2014 में 100 साल हुए वर्ल्ड वॉर 1 के, तो उस वक्त भी कई सारी न्यूज़पेपर्स ने एक स्पेशल इशू पब्लिश किया था। 17 में 75 ईयर्स वर कंप्लीटेड आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो 2017 में क्विट इंडिया मूवमेंट को 75 ईयर्स हुए। इस ओकेशन में भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कि इस दिन पर हिस्ट्री में क्या हुआ। द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल टू राइट। न्यूज़पेपर्स को ज़रूरत है ऐसी चीज़ों को, ऐसी चीज़ें लिखनी है तो आपको हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। सो हिस्ट्री एसेंशियल है। रेडियो प्रोग्राम्स में भी आकाशवाणी प्रिजर्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ स्पीचेस जो डिलीवर की थी
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 15 अगस्त पे, तो जितनी भी स्पीचेस 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर्स देते हैं रेड फोर्ट से, उन्हें आकाशवाणी जो है प्रिजर्व करके रखता है कि, और फिर इन फ्यूचर वो हिस्टोरियंस को इनवाइट करते हैं, एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं, जब उन लीडर्स की किसी लीडर की, किसी नेशनल लीडर की, किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर की डेथ एनिवर्सरी या बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो वो हिस्टोरियंस को इनवाइट करते हैं उनके बारे में, उनकी लाइफ, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। lectures on contribution need to be supported by historical information. historical information जो है उसको कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट से ज़रूर वेरीफाई किया जाना चाहिए, ऐसे ही टेलीकास्ट कुछ भी नहीं करना चाहिए। ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, सब ये न्यूज़पेपर में भी कॉमन है, रेडियो में भी कॉमन है, टीवी पे भी कॉमन है कि ये चलता ही है कि टेलीविजन की बात करें, हिस्ट्री बेस्ड क्या चलाते हैं, दूरदर्शन पे टेलीविजन चैनल्स क्या चलाते थे, हिस्ट्री रिलेटेड मैथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल सीरीज, रामायण पे, महाभारत पे, भारत एक खोज पे, राजा शिव छत्रपति पे, छत्रपति शिवाजी महाराज पे कितने सीरियल्स बने हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, पोरस के बारे में सीरियल बन चुका है कि, फिर मुझे याद है अशोका के बारे में है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। क्या है, हमारे हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री है, और वो टेलीविजन पे टेलीकास्ट होती है, ब्रॉडकास्ट होती है कि, ऐसा ऐसा अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाना है तो किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिसको हिस्टोरिकल नॉलेज हो, कि भाई मॉडर्न काल में लोग कैसे जीते थे, उनके हथियार कैसे थे, उनके कपड़े कैसे थे, लाइफस्टाइल कैसी थी, उनकी भाषाएं कैसी थी, उनका नॉलेज होगा, तो आप ऐसा कोई चैनल बना सकते हो। ये हो गया हमारा फिक्शनल चैनल वगैरह, कि आपने एक हिस्टोरिकल इवेंट को एक सीरियल में सीरियल बना के उसको फिक्शनली प्रेजेंट किया, लोगों को एक विजुअल प्रेजेंटेशन दिया कि, कोई भी आप हिस्ट्री का सीरियल उठा के देख लो, हिस्ट्री बेस्ड मूवी उठा के देख लो, वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इतिहास का, वो कोई लाइव फुटेज नहीं है, वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। वैसा ही हमारे पास डिस्कवरी चैनल है, हिस्ट्री टीवी है, नेशनल ज्योग्राफी है, जो कि दुनिया भर की हिस्टोरिकल बातों के बारे में शोज बनाते हैं, ज्योग्राफिकल वंडर्स के बारे में शो बनाते हैं, और आप अपने घर से बैठ को देखते हो। तो ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए भी आप लोगों को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनको नॉलेज हो, टू मेक सच प्रोग्राम्स मोर एंटरटेनिंग। Some parts of the serial are actually enacted by actors, such as the character of a heroic man or woman, sportsman, army chief, etc. जैसे सीरियल्स में होता है, कोई ना कोई एक्टर हायर किया जाता है जिसको कोई ना कोई कैरेक्टर प्ले करने के लिए कहते हैं, कोई राजा का, किसी स्पोर्ट्समैन का, किसी आर्मी चीफ का। इन सीरियल्स के अलावा सीरियल्स अबाउट एंशियंट मॉन्यूमेंट, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ राजाओं के बारे में सीरियल बनते थे, या राजाओं के बारे में, या स्पोर्ट्समैन, या लाइक सिर्फ ह्यूमन बींग, इंसानों के बारे में सीरियल्स या ये चैनल्स नहीं चलते थे। उसके अलावा जो मॉन्यूमेंट्स हैं, किले हैं, एम्पायर्स हैं, उनके बारे में, कलिनियरी आर्ट वगैरह के बारे में भी लोगों को बताने के लिए ना शोज बनाए जाते हैं कि, तो पीपल विद डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन रिस्पेक्टिव फील्ड्स आर सॉर्ट आउट इन ऑल फील्ड्स मेंशन्ड अबव। तो चाहे आप सीरियल बनाना चाहते हो तो आपको वहां पर जॉब मिल सकती है, अगर आपको हिस्ट्री का नॉलेज हो। अगर आप फ्यूचर में लेक्चरर बनना चाहते हो, आप हिस्ट्री टीवी पर या नेशनल ज्योग्राफी पर आप किसी हिस्टोरिकल जगह के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो कि, अगर आपको उस जगह का नॉलेज है तो यहाँ पे एक सीरियल के बारे में बताया गया है, भारत एक खोज, जो टेलीकास्ट किया जाता था दूरदर्शन पे, हैज अ स्पेशल प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन सीरियल्स। इंडियन टीवी सीरियल्स में सबसे खास है भारत एक खोज। इट वॉज बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक बुक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, डायरेक्ट किया था श्याम बेनेगल ने। सीरियल क्या प्रेजेंट करता था, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंशियंट से लेकर मॉडर्न पीरियड तक, लाइट थ्रो करता था, बताता था सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, और हर एक पीरियड की सोशल कल्चरल पॉलिटिकल हिस्ट्री ये टीवी सीरियल में प्रेजेंट किया जा, इसमें इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया गया है, दर्शाया गया है एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, वैदिक हिस्ट्री, इंटरप्रिटेशन ऑफ रामायण महाभारत, मुगल काल, तुर्क अफगान इन्वेजन, मुगल पीरियड, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल एम्परर्स, भक्ति मूवमेंट, छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल, सोशल रिफॉर्म्स, इंडिया की स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये सारी चीजें बेसिकली इंडिया की प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक इंडिया का जितना भी इतिहास था, इस टीवी सीरियल ने उस पूरे इतिहास को लोगों को समझाने का काम किया।
रोशन सेठ नाम के एक एक्टर थे जिन्होंने पंडित नेहरू का रोल किया था, और वो एज अ नैरेटर इसमें काम करते हैं कि क्योंकि जो ये सीरियल था वो बेस्ड ही पंडित नेहरू की एक बुक पे था, इसलिए पंडित नेहरू नेहरू का रोल जिन्होंने किया ना, वो ही इस सीरियल के नैरेटर थे, जो कि अलग अलग किरदारों को, अलग अलग पार्ट्स को इंट्रोड्यूस करते थे और एक्सप्लेन करते थे, और उन्हें ड्रामाटाइज करते, मतलब एकदम होता है ना, एकदम स्पाइस ऐड करना, एकदम मजेदार तरीके से लोगों को कुछ समझाना, वो होता है ड्रामेटाइज करना किसी चीज को, किसी चीज में ऐसे ड्रामा ऐड करना, यूजिंग फोकलोर एंड इंफॉर्मेटिव स्पीचेस। ड्रामाटाइज करते थे कैसे? फोकलोर, इंफॉर्मेशन वाली स्पीच जो होती हैं, इंफॉर्मेटिव स्पीचेस होती हैं, वो उनकी स्पीच हुआ करती थी जो वो बोलते थे। The serial was admired in all parts of India because of its comprehensive historical perspective, because of the comprehensive historical perspective of Pandit Nehru and its equally comprehensive visual presentation. तो ये पूरे इंडिया में इस टीवी सीरियल को बहुत प्यार मिला, बहुत एडमायरेशन मिला। क्यों? क्योंकि पंडित नेहरू ने ना बहुत ही डिटेल में, बहुत ही एलोबरेटली इंडिया की हिस्ट्री को एक नज़रिए से लिखा था, और जो इस शो के हमारे डायरेक्टर थे, हमारे एक्टर्स थे, उन्होंने भी बहुत ही अमेजिंग तरीके से उसे एक विजुअल प्रेजेंटेशन दिया। विजुअल प्रेजेंटेशन मतलब, जैसे यहाँ मैंने ये आपको, मैं यहाँ पे फोटोज वगैरह देती हूँ, आपको एक्सप्लेन करने के लिए तस्वीरें दिखाती हूँ, तो ये एक विजुअल प्रेजेंटेशन है ना, कि आपको ऑलरेडी नहीं दी गई है, बट मैं आपके लिए ये विजुअल प्रेजेंटेशन लाती हूँ, आपके लिए तस्वीर लाती हूँ जिसको आप देख के समझ सको। तो पंडित नेहरू तो बुक लिख के चले गए, पर उस बुक पर जिन्होंने शो बनाया, उन्होंने उस बुक को एक विजुअल एड बना दिया, एक विजुअल प्रेजेंटेशन बना दिया कि, तो इसीलिए इस शो को बहुत पॉपुलैरिटी मिली, बहुत एडमायरेशन मिली। तो आपके करियर अपॉर्चुनिटीज यही हैं, आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स लिख सकते हो, कॉलम्स लिख सकते हो, मैगजीन्स में बहुत सारे कॉलम्स लिखे जाते हैं, हिस्ट्री, 50 साल पहले इस दिन पर क्या हुआ, 100 साल पहले क्या हुआ, ये सब एडिटोरियल्स आप न्यूज़पेपर में लिख सकते हो, कि तो ये एक करियर अपॉर्चुनिटी है। फिर आप अगर टीवी पर सीरियल बनाना है या कोई मूवी बनानी है किसी हिस्टोरिकल इवेंट पे, तो हमें ज़रूरत होती है किसी ऐसे इंसान की जो उस टाइम पीरियड पर जिस पर हम मूवी बना रहे हैं या सीरियल बना रहे हैं उसका नॉलेज रखता हो, ऐसा हिस्टोरियन की ज़रूरत सीरियल या मूवी बनाने के लिए पड़ती है कि, तो आपका ये रही आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज। खत्म होता है इसी के साथ चैप्टर। एक्सरसाइज देख लेते हैं इन डिटेल, बाकी जो ये ब्रीफ है, आंसर इन रीजनिंग है, ये सब आपको इन डिटेल बाद में मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में किसने स्टार्ट की थी? जेम्स अगस्टस हिकी ने। टेलीविजन का कौन सा माध्यम है? सिर्फ विजन दिखता है या सिर्फ आवाज तो नहीं देती है? इसमें दोनों है, ऑडियो विजुअल एक माध्यम है के। इनमें से कौन सा रॉन्ग पेयर है? प्रभाकर, आचार्य पी के आत्रे, दर्पण बाल शास्त्री जाम्बेकर जी ने शुरू की, दीन बंधु कृष्णराव भालेकर जी ने शुरू की थी, यस ये महात्मा फुले के एसोसिएट थे। केसरी बाल गंगाधर तिलक या जी अगरकर भी आ सकता है के। दर्पण, यस बाल शास्त्री जाम्बेकर, फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर, इनको इंडिया का पहला एडिटर भी कहा जाता है। प्रभाकर जो है वो आचार्य पी के आत्रेय ने नहीं, बहु महाजन जी ने शुरू की थी, जिनका नाम विट्ठल कुंते भी है, गोविंद विट्ठल कुंते। सो आपके राइट ब्रीफ नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ब्रीफ नोट्स क्वेश्चंस आते हैं। रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, तो क्या है रोल ऑफ न्यूज़पेपर? रोल ने न्यूज़पेपर्स ने क्या किरदार निभाया इंडिया की आज़ादी की लड़ाई में? फिर हमको मास मीडिया की ज़रूरत क्यों है? ये तो मैंने आपको अभी अभी यहीं पे समझाया कि हमको मास मीडिया की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमें फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है, लोगों को अपनी बात रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है इसके लिए, और डेमोक्रेसी मजबूत होती है। तो 3 पॉइंट्स तो आपको यहीं से मिल गएंगे। मास मीडिया प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको एक्सप्लेन अभी अभी यही किया। न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में कॉमोमरेट, न्यूज़पेपर्स कॉमोमरेट करती हैं किसी इवेंट को, नेशनल लीडर्स के बारे में लिखा जाता है कि रेडियो पर चैनल्स चलते हैं किसी हिस्टोरिकल इवेंट पे, टीवी पर चैनल्स आते हैं हिस्टोरिकल सीरियल्स पे,
तो ये आपके करियर अपॉर्चुनिटीज है कि इनका रीजन एक्सप्लेन करो इन सेंटेंसेस का, इन सेंटेंसेस के पीछे की वजह क्या है। एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया नीड्स टू बी क्रिटिकली रिव्यूड। क्या वो इंफॉर्मेशन सच है या नहीं, ये जानने के लिए आपको उस इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली बारीकी से परखना पड़ेगा। तो वजह यही है कि क्या इंफॉर्मेशन ट्रुथ है या नहीं। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। यस, आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखते हो किसी इवेंट के बारे में, तो कई बार आप किसी वैसे ही पास्ट इवेंट से कंपेयर कर सकते हो। तो वैसे पास्ट इवेंट से कंपेयर करने के लिए आपको पास्ट का नॉलेज भी तो होना चाहिए। टेलीविजन बहुत ही पॉपुलर माध्यम है, क्यों? ऑडियो विजुअल एड होने की वजह से लोग सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, इसलिए ये बहुत पॉपुलर है। कि 25 से 30 वर्ड्स में एक्सप्लेन करो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर्स की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, कि उनके वो किस काम आते हैं, कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। कि हाउ इज हिस्ट्री हेल्पफुल इन प्लानिंग ऑफ आकाशवाणी प्रोग्राम्स। किसी नेशनल लीडर की डेथ एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है, तो उस पर आप हिस्टोरियंस को इनवाइट करते हैं। उस पर हिस्टोरियंस से डिबेट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए आपको हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। आप रेडियो पे आरजे बन सकते हैं, या तो फिर आप एज अ हिस्टोरियन रेडियो पर जाके डिस्कस कर सकते हैं कि किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी नेशनल लीडर के बारे में। सो आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। ये आपको यहाँ पर पैसेज दी गई है, क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये तो आपके लिए ओपन बुक टेस्ट है, ये आप कर सकते हो। कि तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। आकाशवाणी इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ आईबीसी, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। हाउ मेनी रीजनल लैंग्वेजेस एंड लोकल डायलेक्ट्स आर विविध भारती प्रोग्राम्स। 24 रीजनल लैंग्वेज, 146 डायलेक्ट्स, आपको मैंने पहले ही बताया। हाउ एयर ऑल इंडिया रेडियो वॉज नेम्ड आकाशवाणी। क्यों कैसे नाम दिया गया ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का? क्योंकि पंडित नरेंद्र शर्मा ने ये सजेस्ट किया था। कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट चार्ट। बैकग्राउंड, बिगिनिंग, मैंने आपको कहा प्रीकर्सर ऑफ न्यूज़पेपर समझाया था लास्ट इसमें, कि न्यूज़पेपर से पहले इंस्क्राइब्ड रॉक इंस्क्रिप्शंस होती थी रॉक्स पे। फिर हमारे इंडिया में न्यूज़पेपर्स कैसे शुरू हुई? बंगाल गजटेड से शुरू हुई। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? सिर्फ ये प्रिंट होती है। कि रेडियो क्या है? इस पे सिर्फ ऑडियो सुनाई देता है, और इस पे ऑडियो और विजुअल दोनों होते हैं टीवी में। बैकग्राउंड क्या है और रेडियो का? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से शुरू हुआ, फिर ऑल इंडिया रेडियो तक पहुंचा, आकाशवाणी तक पहुंचा। टेलीविजन पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनॉग्रेट किया था, दूरदर्शन डीडी। फंक्शन क्या है? कि न्यूज़ न्यूज़ पहुंचाना, लोगों के ओपिनियंस को वॉइस करना। फिर रेडियो का क्या काम है? अगेन न्यूज़ पहुंचाना भी और एंटरटेनमेंट भी। सेम है एज फॉर टेलीविजन, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, पब्लिक ओपिनियन। राइट अ रिव्यू ऑफ अ हिस्टोरिकल सीरियल दैट यू हैव वॉच्ड। तो अगर आपने किसी हिस्टोरिकल इवेंट या किसी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी के ऊपर कोई टीवी सीरियल देखा हो, जैसे मैंने देखा था एक चंद्रगुप्त मौर्य पे देखा था, मैंने एक अशोका पे देखा है, अभी पृथ्वीराज चौहान पे मूवी आई थी। अगर आपने कोई हिस्टोरिकल सीरियल देखा हो तो उसका आप एक रिव्यू लिखो। सो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 5 खत्म। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, चैप्टर नंबर 6 को शुरू करेंगे। तब तक आप लोगों का कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए, कमेंट्स में अटेंडेंस दे दीजिए अपना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो को शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा हो, कमेंट करिए अगर आपको कोई फीडबैक देना हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना।